तो उस पर भी चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे आप सभी साथियों के साथ। तब तक आप सभी साथियों के जो सुझाव हों वो ज़रूर, और कोई सवाल हो तो ज़रूर, इससे जुड़ा हुआ विषय से जुड़ा हुआ कोई सुझाव और सवाल हो तो आप ज़रूर जल्द से जल्द इसकी जानकारी आप मुझे दे दें। जो स्पीच मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये ली गई है सेलेक्टेड स्पीच ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द स्पोक अम्बेडकर वॉल्यूम 1। इसका ये सेकंड एडिशन से लिया गया है, जिसका एडिटिंग जिसकी की गई है भगवान दास के द्वारा, और ये भीम पत्रिका पब्लिकेशन जालंधर पंजाब के द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसकी कॉपी मेरे पास अभी अवेलेबल है, जो स्पीच मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसका पेज नंबर है 81 इस बुक का, और जिसका टाइटल है पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। हेडिंग सही समझ जाना चाहिए, और इसी को कई बार मानवर काशीराम साहब ने भी दोहराया, और आज के समय में भी बार बार ये दोहराया जाता है। और एक ऐसे समाचीन है हमारे दूसरे विषय से कि पॉलिटिकल पावर पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। वो भी हम समझेंगे जब हम इसके विषय को डिस्कस कर लेंगे, इसके विषय को समझ जाएंगे तब। और जो साथी बार बार हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, उन सभी को जय भीम। और आज मैं विषय पे अपनी बात को शुरू करता हूँ। पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस एंड द शेड्यूल्ड कास्ट कैन अचीव देयर salvation if they captured this power by organizing themselves into third party and holding the balance of power between the rival political parties कांग्रेस एंड सोशलिस्ट। तो बाबा साहब तब की बात कर रहे हैं जब दो ही राजनीति के धड़े थे, कांग्रेस और समाजवादी, और इन धड़ों के बीच में बाबा साहब कह रहे हैं कि यदि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो अपने आप को यूनाइट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो निसंदेह तीसरे धड़े के रूप में उभरेगा और अपनी तीसरी पार्टी के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा, जिसके जरिए वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और उनको आधारभूत तरीके से जमीन पर ला सकता है। द शेड्यूल्ड कास्ट कैन नॉट कैप्चर पॉलिटिकल पावर बाय ज्वाइनिंग द कांग्रेस। It is a big organization, and if we enter the Congress, we will be a mere drop in the ocean. बाबा साहब कह रहे हैं द शेड्यूल कास्ट कैन नॉट कैप्चर पॉलिटिकल पावर, कि जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां हैं उनको कांग्रेस में जाके कुछ भी हासिल नहीं होगा, उनको राजनीतिक शक्ति नहीं मिलेगी कांग्रेस में जाने से, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा संगठन है, और अनुसूचित जाति उनके सामने केवल एक समुद्र में एक छोटी बूंद के समान होगी। कांग्रेसमैन हैव great pride and we cannot raise ourselves by joining the organization. We will only increase the strength of our enemies by joining the Congress. वहाँ पे कोई भी ज्वाइन करके वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएगा, और इसके जरिए हम अपने, अगर कोई कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है, बाबा साहब तभी बोल रहे हैं, तो निस्संदेह वो हमारे दुश्मनों की, अर्थात जो मानवता और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन है उसके जो विरोधी हैं उनकी ताकत को बढ़ाएगा। कांग्रेस इज अ बर्निंग हाउस एंड वी कैन नॉट prosperous by entering in it. I shall not be surprised if it is ruined in a couple of years. Socialists have come out of the Congress. That will certainly weaken the Congress. तो ऐसा मानना है, बाबा साहब का मानना था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, और जो कि कभी भी समृद्धि नहीं ला सकता, और इसमें प्रवेश करना इसलिए खतरनाक है। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि अगर ये आने वाले समय में बेहद कमज़ोर और छीड़ होने लगे। और आप देख सकते हैं बाबा साहब कह रहे हैं कि समाजवादियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, और आज के समय में देख लीजिए कांग्रेस की क्या स्थिति है। वो बिल्कुल अपने रूढ़िवादी ढांचे पे बना हुआ है और उसी तौर पे चल रहा है। आज के समय में भी
इस देश के वंचितों, शोषितों, गरीबों के साथ कुछ भी होने लगे। लेकिन आप देखिए पिछले जब से मोदी सरकार आई है तब से किस तरीके से कांग्रेस ने क्या विरोध दर्ज कराया, नहीं दर्ज कराया। असलियत में जनता को अपनी लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। उस समय, अपने समय में, ये जिस समय का ये स्पीच है 1948, 25 सितंबर 1948, तब बाबा साहेब इस बात से आगाह कर रहे हैं। आप सोचिए कि वो बात आज कितनी सच है। We must organize ourselves into third party so that in case the socialists and the Congress do not command an absolute majority, they will come to our feet to beg for our votes, and we can then hold the balance of power and dedicate our own terms to them for giving our political support. आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मानवर काशीराम साहब ने राजनीति की शुरुआत की थी, तो उन्होंने यही समझाया था कि हमको हमेशा एक संतुलित बार्गेनिंग पावर के साथ उभरना होगा। जब तक हम अपने फुल मेजोरिटी में नहीं आ जाते हैं, तब तक हमको इस तरीके से उभरना होगा कि जो मजबूत दल हैं वो उनको हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े, और बार बार बिना हमारे सहयोग के किसी की सत्ता निर्धारित ना हो, बिना हमारी शर्तों की किसी सत्ता का निर्धारण ना हो। इसीलिए मान्यवर साहब कहा करते थे कि जितनी बार इलेक्शन हो, जब तक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित नहीं हो गई, तब तक मान्यवर साहब चाहते थे कि इस देश में जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार हमको मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बेहद सीमित संसाधन है। हमको बार बार जनता के पास जाने के लिए मौका मिलेगा, और बार बार जब हम जनता के पास जाएंगे तो हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। और वो चाहते थे कि उनका स्टेटमेंट है मानवर काशीराम साहब का, हमको कमजोर सरकार चाहिए, मजबूत सरकारें नहीं चाहिए, क्योंकि कमजोर सरकारें रहेंगी तो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे, हम उनसे अपनी बातें मनवा सकेंगे, जब तक हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित नहीं हो जाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब की बातें, मानवर काशीराम साहब अपनी बातें बिल्कुल वहीं से बाबा साहब को ही पढ़ के वो अपनी बातें कहते थे और वहीं से उठाते थे। I came to Lucknow 12 years ago as a member of Lothian committee. I am glad to see that there is more political consciousness among the scheduled caste now. We had Satyagraha in UP. I must congratulate you all for the sacrifice you have made for the community. It shows that we were determined to attain our objectives. We shall attain it in spite of any obstacle. बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं लखनऊ में 12 साल पहले आया था लुथियन कमेटी के सदस्य के रूप में, और अब मैं आया हूँ आज, तो मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो शेड्यूल कास्ट है वो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और समाज को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को लड़ा है बहुत मजबूती के साथ, और मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं सुनिश्चित हूँ कि आने वाले समय में आप अन्य सभी बाधाओं को पार करते हुए जो उद्देश्य हैं सामाजिक परिवर्तन को उसको हासिल करने में सफल होंगे। My joining the Congress government has created a great amount of confusion among the scheduled caste, and I want to clear their suspicion and doubts. मेरे द्वारा, बाबा साहब करें, मेरे द्वारा कांग्रेस ज्वाइन किए जाने के कारण कई तरीके के कन्फ्यूजन हुए, कई तरीके के संदेह उत्पन्न हुए अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में या बहुजनों के बीच में, और मैं उस सस्पिशन को, उस डाउट्स को दूर करना चाहता हूँ। द ब्रिटिश डिड नॉट ऑनर दियर डिक्लेरेशन and recognize Hindus, Muslim and Sikhs as only communities to whom power could be transferred. बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने जो डिक्लेरेशन दिया था उसका सम्मान नहीं किया, अर्थात उस पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने जिनको अपनी सत्ता सौंपने के लिए जिनको चिन्हित किया वो केवल हिंदू, मुस्लिम और सिख थे, अर्थात उन्होंने जो इस देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, जो इस देश की ताकत है, उसको बाबा साहब के कहने के अनुसार उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और इसके लिए बाबा साहब आगे कह रहे हैं, आई एम आस्क्ड व्हाई आफ्टर द fight of 25 years against the Congress, I choose to remain silent at the crucial juncture. After all, it is not the best strategy to fight all the time. We have also to restore to other measures. और मैं फिर 25 साल कांग्रेस के खिलाफ 25 साल लड़ाई लड़ने के बाद
मैं एक बेहद ही ज़रूरी मोड़ पर मैं क्यों शांत हो गया, और कई बार आपको अपनी रणनीतियों को फिर से समझना होता है और समय के साथ बेहतर से बेहतर रणनीति का चुनाव करना होता है, और मैं भी इसी तरीके से कर रहा था। द ब्रिटिश लेफ्ट अस इन लर्च एंड आवर कम्युनिटी was divided. There were many fifth columnists in our rank. It was not in our interest to come into conflict with such a mighty organization at that time. बाबा साहब कह रहे हैं कि जब चूंकि कांग्रेस को सत्ता सौंपी जा चुकी थी, उस समय जब देश अपने निर्माण की प्रक्रिया में जाने जाने वाला था, तो ऐसे समय में किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट पैदा करना देश के हित में नहीं था। We followed the policy of conciliation and have attained success to a great extent. If we did not get all what we wanted, still we got a lot. बाबा साहब कह रहे हैं कि हमने वेट किया, और वेट करने के बाद जो सांत्वना का वेट किया कि आखिर में इतने संघर्ष का परिणाम आखिर मिलता क्या है, और उसका एक बेहतरीन परिणाम मिला। और आखिर जो हम चाहते थे, जो पहली बात बाबा साहब कह रहे हैं, वी हैव रिसीव्ड रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेचर एंड सर्विसेज एंड मोस्ट ऑफ आवर डिमांड हैज़ बीन एक्सेप्टेड। कि पहली चीज़ जो हमको रिजर्वेशन चाहिए था लेजिस्लेचर में, और सर्विसेज में, सेवाओं में, विधायिका में और सेवाओं में हमको जो रिजर्वेशन चाहिए था, प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए था, वो मिला। और जो दूसरी डिमांड पूरी हुई, द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट हैज़ नॉट बीन considered, but we should not be ashamed of it, as other minorities have also failed in this respect. This is not the time to come for a conflict with Congress, and we should get as much as we can by conciliation and cooperation. बाबा साहब कह रहे हैं कि 25 साल मैंने संघर्ष किया, उसके बाद जो दो मांगे, जो इस समाज ने भी संघर्ष किया, जो दो मांगे हमको मिली, एक रिप्रेजेंटेशन मिला, रिजर्वेशन मिला विधायिका में और नौकरियों में, और दूसरी बात जो हमको हासिल हुई वो हुआ जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना था, सामुदायिक जो इलेक्टोरेट मिलना था वो नहीं मिला, पृथक निर्वाचन नहीं मिला, पृथक निर्वाचन किसी को नहीं मिला। इसलिए हमको इस भुलावे में भी नहीं रहना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में किसी को भी पृथक निर्वाचन नहीं मिला, तो हमारे लिए भी ठीक स्थिति है। और इसके बाद में भी कम से कम हम लोग के पास एक शुरुआत करने का वक्त रहा जहाँ पे आप संयुक्त निर्वाचन मंडल की भूमिका सामने आ जाती है स्वतंत्र भारत में। आई हैव ज्वाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट बट हैव नॉट बी become a member of the Congress and have no intention to do so. मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, केंद्रीय सरकार को ज्वाइन किया, लेकिन मैं कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं बना और मेरा कभी बनने का उद्देश्य भी नहीं रहा। I was invited by the Congress to join the central government and I had joined it unconditionally. मुझे कांग्रेस के द्वारा केंद्रीय सरकार को ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया और मैंने इसको बिना किसी शर्त पे ज्वाइन किया, अर्थात कांग्रेस की किसी भी शर्त को बिना मानते हुए ज्वाइन किया अपनी शर्तों पे। आई शैल कम आउट एनी टाइम आई थिंक इट इज़ यूजलेस टू स्टे देयर, और मैं कभी भी वहाँ से बाहर आ जाऊँगा जब मुझे लगेगा कि मेरा वहाँ रहना निरर्थक है, निष्प्रयोज्य है अपने समाज के लिए। आवर कंडीशन इज सच दैट इट इज़ नेसेसरी दैट our men should be in the administrative machinery. There is no fear, just legislation, but even good laws may be badly administered, and if the government is composed of persons who were by tradition against the interest of scheduled caste, then there can be no hope for us. बाबा साहब कहते हैं कि लेजिस्लेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे समाज के लोगों का होना जरूरी था, कम से कम वो देख पाते कि हमारे समाज के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, कि क्या जो लीगल अथॉरिटीज़ बनी हैं, क्या जो नियम कायदे बने हैं वो सही से पालन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, अन्यथा इन नियम कानून के बनने के क्या मतलब होता। बेगर फोर्स्ड, बेगार बेगार एक शब्द है हिंदी का जो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, बेगार फोर्स्ड लेबर हैज़ नो सैंक्शन ऑफ द लॉ बट इट इज़ बीन enacted by जमींदार and petition of the scheduled caste have been ignored because
The officers who received these petitions were in many cases relative to the relatives of the oppressors. जो बेगार से जुड़ी हुई शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो पिटीशन थी, जो शिकायत थी, उसको इग्नोर कर दिया गया। बाबा साहब उसी का जिक्र कर रहे हैं कि अगर समाज के लोग, वंचित समाज के लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में, विधायिका में और सेवाओं में नहीं होंगे, तो किस तरीके से आपकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि कह रहे हैं बेगार करने वाले मजदूर जो थे, उन्होंने जब अपनी शिकायत दर्ज कराई कि जमींदार आज भी उनसे बेगार कराता है, तो चूंकि जो ऑपरेसर थे, जो वहां पे अधिकारी बैठे थे, वो भी एक तरीके के शोषक थे और उन्होंने उनकी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। If some scheduled caste member had been in the office, they would have given proper protection to their brethren. तो बाबा साहब कह रहे हैं यदि यहाँ पे कोई एस सी एस टी का आदमी होता, कोई वहाँ पे वंचित समुदाय का होने वाला व्यक्ति होता उस ऑफिस में, तो निसंदेह वो इन बातों पर ध्यान देता। इफ आई ज्वाइन द कांग्रेस आई विल डू सो आफ्टर डिक्लेयरिंग माई इंटेंशन। और यदि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, यदि मैं कांग्रेस ज्वाइन करता, तो मैं इसको डिक्लेयर करता। इफ इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आई विल एडवाइज यू टू डू सो, बट अंटिल आई ओपनली आस्क यू टू ज्वाइन द कांग्रेस, डू नॉट ज्वाइन। बाबा साहब कहते हैं कि जितना मेरा अनुभव है, कांग्रेस कभी भी हितैषी नहीं है वंचित समाज के लिए, और मेरा अनुभव है कि कांग्रेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए। द बैकवर्ड क्लासेस had suffered because of their aloofness. They must forge a unite front in order to wrest political power from the higher class. बाबा साहब एक बहुत ही बड़ा सूत्र दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आकर के दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो 5वां अधिवेशन हो रहा है वहां पे दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर बैकवर्ड क्लास जो कि सफ़र कर रहा है एक तरीके के बिखराव से, अगर वो एक तरीके का फोर्ज करता है, एक तरीके का यूनाइटेड फ्रंट बनाता है, किसके साथ? हायर क्लासेस से अलग होकर के जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के साथ है, तो निसंदेह एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में सामने आएगा। द सिस्टम ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड ब्रॉट political power to the masses, and in my opinion, if 1.5 crore scheduled caste and the 1 crore backward classes in the UP join hands, the common target, they could return 50% of the member to their legislature and capture political power. बाबा साहब कह रहे हैं उस समय के हिसाब से कि अगर 1.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोग और 1 करोड़ बैकवर्ड क्लास के लोग यूपी में एक साथ हाथ मिला लेते हैं, तो जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसकी 50% से ज़्यादा अर्थात बहुमत की सरकार यूपी में बना लेंगे। ये बात बाबा साहब कब कह रहे हैं? 25 अप्रैल 1948 को। आप इस बात को समझिए कि मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहेब के इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ओबीसी समाज की सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी को कह के उनकी राजनीतिक पार्टी का निर्माण कराया, जिसको ओबीसी पार्टी के रूप में समझा गया, जाना गया। उन्होंने लंबे समय तक ओबीसी के बड़े तबके का नेतृत्व किया, जिसमें और उसके बाद में मानवर काशीराम साहब ने उनसे समझौता करके देश में बहुजन एकता की, प्रदेश में बहुजन एकता की नींव रखी और सरकार भी बनाई। एक समय जब नारा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा इसलिए आया था कि उस समय राम मंदिर का बड़ा जोर था। किसी को भरोसा नहीं था कि इस राम मंदिर के और इस सांप्रदायिक बहाव में कोई है जो इस बहाव को रोक सकता है। उस समय सपा बसपा ने, अर्थात बाबा साहेब का जो सपना था एससी एसटी ओबीसी को साथ लाने का, जो स्पीच बाबा साहब देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उसको मानवर काशीराम साहब ने सच कर दिखाया जब सपा बसपा के गठबंधन की सरकार बनी था। आगे मैं पढ़ूंगा। I shall have no objection if the backward classes from the separate front against the higher classes. It is deplorable that the scheduled caste and the backward class are not the conscious of their power, with the result that higher classes were dominating the
एडमिनिस्ट्रेशन। बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो एक सेपरेट फ्रंट बनाता है हायर क्लासेस के सामने, अगर वो एक नया मोर्चा खोल देता है जो ऊंची जातियों के फ्रंट है उनके सामने, मनवादियों के सामने, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक जो वंचित जातियां हैं और जो बैकवर्ड पिछड़ी जातियां हैं, जब तक वो अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होंगी, तब तक सेवाओं में, विधायिका में भी और सेवाओं में भी जो मनवादी जातियां हैं उनका आधिपत्य बना रहेगा। ये बाबा साहब कह रहे हैं। यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ अंडर वन लीडर, one party, one program. You remove all caste distinctions and organize yourselves under the aegis of federation. अब बाबा साहब का एक सपना जो मुझे लगता है अभी तक अधूरा है, जो बाबा साहब सभी बैकवर्ड्स के लिए, सभी SC STs के लिए बोल रहे हैं, यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ अंडर वन लीडर। आज भी ये सपना अधूरा है कि आपको एक नेता, एक पार्टी और एक कार्यक्रम, एक उद्देश्य के लिए अपने आप को यूनाइट करना होगा। सारी जातियों को रिमूव करते हुए, सारे विभेदों को मिटाते हुए अपने आप को एक महान संस्था के रूप में निर्मित कीजिए और एक नए तरीके का एक मजबूत संगठन बनाइए। मानवर काशीराम साहब ने बहुत बेहतरीन कोशिश की बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए। इस देश की तमाम वंचित, पिछड़ी, शोषित, गरीब और अकलियतों को एक साथ लाते हुए बहुजन समाज के निर्माण की एक बेहतरीन कोशिश की मानवर काशीराम साहब ने, और इसी सपने को साकार करने की कोशिश भी की कई बार, और उसी के तहत 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके भी दिखाई। और ये पूरी वो स्पीच है जो बेहद ही रिवोल्यूशनरी है, बेहद ही क्रांतिकारी है। और आप, मुझे उम्मीद है ये आप तक पहुंची होगी, ये समझ ये बन पाई होगी कि बाबा साहब की ये स्पीच क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, जो 25 सितंबर 1948 को, सॉरी 25 अप्रैल 1948 को दी गई थी लखनऊ में, लखनऊ के जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ था। तो मुझे लगता है कि मेरी ये बात आप सभी तक पहुंची होगी, और सभी साथी जो मेरी ये बात सुन रहे होंगे, हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ, इस स्पीच से जुड़ा हुआ कोई सवाल रहा हो। क्यों कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो की है वो सोशल प्रोग्रेस की, अर्थात जो राजनीतिक शक्ति है वही सामाजिक समृद्धि का आधार है। और जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो हमारी सामाजिक समृद्धि कैसे नहीं हो सकती है। हम इस विषय पर आए, और इस विषय के लिए हमारा जो आज का विषय चुना गया है, आज का जो दूसरा विषय है आज के संबोधन का, वो है कि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है। अब आप सोचिए, समझिए, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब भी अलग अलग जगहों से हमारे बेहद विद्वान साथी हैं, जागृत साथी हैं, जो सजग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और निस्संदेह आप ये समझते होंगे कि ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम तरीके के रिजर्वेशन के विरोधी, प्रतिनिधित्व के अधिकार का विरोधी तमाम तरीके के निर्णय आने लगे। इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। अपने एक डिबेट में फैजान मुस्तफ़ा कहते हैं, रिजर्वेशन से लेके, फैजान मुस्तफ़ा एक बहुत ही बड़े कानूनविद हैं, नलसार के वो वाइस चांसलर रह चुके हैं और कानून के मामले के बेहतरीन जानकार हैं। बहुत सारे साथी उनको जानते होंगे और कोई भी जानता होगा। वो साफ साफ कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूलतः ही प्रतिनिधित्व के अधिकार का विरोधी रहा है। क्यों विरोधी रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो जहां से कानून के इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी प्रक्रिया आनी चाहिए थी, वहां पे प्रतिनिधित्व का अधिकार सबसे कम लागू हुआ है, या नहीं के बराबर वहां पे लागू ही नहीं हुआ है। जब 1990 के आसपास मंडल कमीशन का आंदोलन अपने जोरों पर था, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने अपने लिए कॉलेजियम पद्धति बना ली। कॉलेजियम पद्धति में अभी भी, आज के समय में भी, हमारे यहाँ की जो
न्यायपालिका है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें इस देश के वंचितों को, गरीबों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला हुआ है। यही वजह है कि जो बात अभी बाबा साहब कह रहे थे कि यदि आपका आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेगा, आपका आदमी इस देश के वंचितों, शोषितों, पिछड़ों का आदमी, अकलियतों का आदमी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगा, समुचित प्रतिनिधित्व के हिसाब से अपनी इस जनसंख्या के अनुपात में, तो कभी भी आपके अनुसार आपके खिलाफ कभी भी काम हो सकता है। ये बात बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कही है, जो उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को दी थी। आज आपके सामने उस समय कॉलेजियम पद्धति के तहत मंडल कमीशन के समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बचाया, और न्यायपालिका में आज भी प्रतिनिधित्व न होने की वजह से मैं कहूँगा कि बेहद ही गलत तरीके के अमानवीय फैसले आ रहे हैं इस देश के वंचित समाज के खिलाफ, इस देश के बहुजनों के खिलाफ। और आप देखिए कि प्रतिनिधित्व के खिलाफ किस तरीके से लगातार हमला हो रहा है। एक तरफ सरकार, जो मनवादी सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, उसने लगातार इस देश की जितनी संस्थाएं हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करने का, निजीकरण करने का भरपूर प्रयास किया। निजीकरण में सरकारी नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन नहीं देना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। बेहद कम संख्या में ही सरकारी नौकरियां बची हैं, उसमें से भी आपके प्रतिनिधित्व के अधिकार को कैसे खत्म कर दिया जाए। साजिश तो उसी समय शुरू हो गई थी जब रिजर्वेशन का अधिकार बना था, प्रतिनिधित्व का अधिकार बना था। कैसे शुरू हो गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में साजिश आज यहाँ तक आई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में, डिटेल डिसीजन क्या है, जो न्यूज़पेपर के जरिए जिसके जरिए हम सभी साथियों को पता चला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम गणना करेंगे और जिन्होंने 70 साल से रिजर्वेशन ले लिया है उन जातियों को निकाला जाए, अन्य जातियों को मौका दिया जाए। ठीक है, पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन 70 सालों से नहीं है, रिजर्वेशन हजारों सालों से चला आ रहा है। और रिजर्वेशन उन लोगों ने हमेशा लिया है जो तमाम जगहों पे इस देश की, जिनके पास सबसे ज्यादा आज भी संपत्ति का अधिकार है, जिनके पास इस देश की सबसे ज्यादा पूंजी है, जिसके पास आज भी सबसे ज्यादा जमीनें हैं, जिन वर्गों के पास, उन्होंने इस देश का रिजर्वेशन लिया है। अगर आप सच में, अगर इस देश की न्यायपालिका न्याय पसंद है और इस तरीके के अमानवीय फैसले नहीं लेती है, अगर माना जाए कि वो अमानवीय फैसले नहीं लेती है, तो निसंदेह उसको इस देश की संपत्ति, जब इस देश में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, तभी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए था। लेकिन तमाम बैठे हुए पूंजीपतियों, सामंतों ने भूमि के राष्ट्रीयकरण को नहीं होने दिया। भूमि के राष्ट्रीयकरण से भूमि का समान बंटवारा हो जाता, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह जाती भूमि। बाबा साहब चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इस देश में सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो, ना कि पूंजीवादी संपत्ति का निर्माण हो। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के बजाय पूंजीवादी संपत्ति का निर्माण होता रहा। और इस समय तो बाकायदा पूंजीवाद, समाजवाद की जो प्रक्रिया, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसको भी खत्म करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ लगभग हम उन्मुख हैं। बेहद ही सार्वजनिक उपक्रम बेहद कम बचे हैं। तो ऐसे समय में नौकरियां कहाँ रहेंगी, और ये समझने की जरूरत है कि ये कितनी बड़ी साजिश है। मैं कहूँगा इसमें सभी, जो इस देश का शासक वर्ग है, इस देश का जो उच्च तबका है, इस देश का जो मनवादी तबका है, बेहद ही घृणित रूप से शामिल है। और इस देश के वंचितों, शोषितों को समझना होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, कि तब तमाम लोगों के नाक, मुंह, भौं सिकुड़ जाते हैं। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो जाएगा, तब सभी को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल जाएगा जनसंख्या के अनुपात में। और यही उनका डर है, यही उनका लाजिम डर है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहाना बना के, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय मूल्यों पर आधारित कई सारे निर्णय कहे कि हम, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बहुत सारे निर्णय उन्होंने नकार दिए जो सरकार के खिलाफ जा सकते थे। और अब वो कहते हैं तमाम तरीके के, जब इस समय देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, तब वो कह रहे हैं कि कभी रिजर्वेशन की समीक्षा कर ली जाए। भाई आप पहले ये देख लीजिए ना कि जिन उद्देश्यों के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार लेके आया गया था, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है? क्या आज के समय में जितना जितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व का अधिकार वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को मिलना चाहिए था, मिल गया है? क्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में इस देश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों में
उनको प्रतिनिधित्व मिल गया है, इसकी जांच कर लीजिए, इसकी समीक्षा कर लीजिए। लेकिन आपके समीक्षा के दृष्टिकोण में सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा और सरकार से भी कहना चाहूंगा, आपकी समीक्षा का दृष्टिकोण जो है बेहद ही घृणित, अमानवीय और कुतार्किक है। वो इस संदर्भ में है क्योंकि वो कहता है कि हम नई जातियों को शामिल करके जातियों को जातियों से भिड़ा देना, एक नई तरीके की राजनीति को आप उजागर करना चाहते हैं, एक नई तरीके की राजनीति को लेके आना चाहते हैं ताकि ये सब आपस में लड़ते रहें। नौकरियां तो वैसे भी नहीं है और उनको उस तरीके से भी नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। तो एक नई लड़ाई जो छेड़ी जानी जानी शुरू की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेहद घृणित है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और निस्संदेह इस देश का अगर आज ऐसे हालात ना होते तो इस देश का वंचित, शोषित, पिछड़ित जो पिछड़ा है वो आपको जवाब जरूर देता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट होता। जब सत्ता और इस देश की न्यायपालिका इस देश के बहुजनों के खिलाफ निर्णय लेना शुरू करेगी तो निस्संदेह इस देश का बहुसंख्यक जमात है, बहुजन जमात है, वो चुप नहीं बैठेगा, वो प्रतिकार जरूर करेगा। आप न्यायपालिका हैं तो आपको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है यदि आप इस देश के बहुसंख्यक जमात के खिलाफ, इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ, इस देश के बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व के अधिकारों के खिलाफ जो बहुत मुश्किल से उसको मिला हुआ है। आज भी संपत्ति का बंटवारा समान नहीं है, आज भी ज्यादा से ज्यादा जोतें, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा भूमि बेहद ही कुछ लोगों के पास सीमित है, बहुत ही जो पूंजी है वो बेहद कुछ लोगों के साथ सीमित है। ऐसे में देश में आप नया बंटवारा करना चाहते हैं, देश को गृह युद्ध की स्थिति में ढकेलना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके के कृत्य का निंदा करनी चाहिए। जो केंद्र सरकार में मनुवादी सत्ता है बीजेपी की, वो भी इसकी ढाल लेकर के जो लगातार साजिश कर रही है घाल मिल करके तमाम तरीके से, निस्संदेह बेहद ही घृणित है। और देश का जो वंचित तबका है, बहुजन तबका है, उससे इसको जागरूक होने की जरूरत है और उससे इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है कि जब आप कोरोना से उभरिएगा, जब देश इस महामारी से उभरेगा, तब आपके सामने पता नहीं कितनी चुनौतियां इस मनुवादी सत्ता के द्वारा, इस मनुवादी न्यायपालिका के द्वारा कितनी चुनौतियां आपके सामने खड़ी की गई होंगी, ये आपको भी नहीं पता होगा। उसके लिए भी तैयार रहिए और ये समझिए कि हमारा जो नेतृत्व करता है, जो हमारा नेतृत्व करने वाला है, वो कितना सोचता है, कितना सजग है। वो जानता है कि आज नहीं तो कल इस तरीके की चुनौतियां आपके समक्ष आने वाली हैं, हमारे सामने आने वाली हैं और अलग अलग मोर्चे बना के आप इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। अलग अलग तरीके से मोर्चे बना के आप इस लड़ाई को कमजोर करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस जैसे मनवादी सत्ता की ताकत इसी में है, मनवादी न्यायपालिका की ताकत इसी में है कि आपकी लड़ाई कितने अलग अलग मोर्चों से हो, आप कितने अलग अलग मोर्चों से लड़ाई लड़ने जाएंगे। इस देश के वंचित समाज को समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के जरिए ही इस देश की लड़ाई को लड़ा जा सकता है। इस पे हमको एक बृहद चर्चा छेड़नी होगी, एक बृहद मोर्चा खोलना होगा, क्योंकि ये हमेशा सहा नहीं जा सकता है। इस देश की हम हमेशा कानून का सम्मान करते आए हैं, संविधान का सम्मान करते आए हैं, संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते आए हैं, लेकिन वो तभी तक जब वो संवैधानिक प्रावधान इस देश के वंचितों, शोषितों, गरीबों, अकलितों और पिछड़ों का भी सम्मान करें। वो तभी तक है जब वो हमारे ऊपर तानाशाही थोपने का प्रयास करेंगे, हमारे अधिकारों का हनन करने का प्रयास करेंगे। तो निस्संदेह, चूंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी अमानवीय है क्योंकि वो प्रतिनिधित्व के अधिकार का पालन नहीं करता है, तो निस्संदेह ये मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, इस मनुवादी सत्ता के खिलाफ भी, इस जनेऊ पालिका के खिलाफ भी खोलना होगा। तो आपने आज समझा होगा कि बाबा साहेब की जो स्पीच थी वो कितना, जो उन्होंने आपको सजग करने का प्रयास किया था अपने 25 अप्रैल 1948 की स्पीच के जरिए, और आज के वर्तमान हालात क्या है प्रतिनिधित्व के अधिकार के जरिए। ये हमारा आदमी आज न्यायपालिका में नहीं है और न्यायपालिका में न होने की वजह से इस तरीके की जो लोग वहाँ पे जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, मनवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपने तरीके से मनमाना गैर संवैधानिक निर्णय कर रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, उनको काउंटर करने वाला कोई नहीं है। तो हमको इसका भी विकल्प तलाशना होगा इस देश के बहुजन समाज को, और सभी को एक साथ आना होगा, एक साथ एक ताकत के रूप में इसका प्रतिकार करना होगा। आज के इस संवाद की प्रक्रिया में जो भी साथी मुझसे जुड़े रहे उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज के संवाद की इस प्रक्रिया में आप सभी जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। और एक बार फिर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी को। जय भीम, साधुवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संवाद पहुँचे। आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपके सुझाव हो तो ज़रूर मुझ तक मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें।
आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जय भीम।